बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दोनों जासूस लड़कियों और जासूस आलिम को रिहा कर दिया था और उन्हें अपने 4 मुहाफिजों के साथ फ़लस्तीन के एक शहर शोबक की तरफ रवाना कर दिया। मुहाफिज घोड़ों पर सवार थे और सलीबी जासूस ऊँटों पर। उनके दिल में यह शक पैदा हो गया था कि सुल्तान अय्यूबी ने हमारे साथ मजाक किया है और हमें कत्ल करने के लिए मुहाफिज साथ भेजे हैं। इसलिए अब वह सुल्तान अय्यूबी के मुहाफिजों को कत्ल करने के तरीके सोच रहे थे। रात उन्होंने एक जगह पड़ाव किया। रात गुजर गई, सुबह अभी धुंधली थी जब मुहाफिजों ने उन्हें जगाया और रवाना होने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद वो फिर उसी तरतीब में चले जा रहे थे जिसमें एक रोज पहले थे। 3 ऊँट पहलू ब पहलू, 2 मुहाफिज आगे और 2 ऊँटों के पीछे। वो एक बार फिर लड़कियों से लाताल्लुक हो गए। उन्होंने कोई ऐसी बात भी नहीं की थी जिससे ये शक होता कि ये लोग उबाश या बदमाश हैं। सूरज उभरता आया, फिर यह काफिला टीलों के इलाके में दाखिल हो गया। मट्टी और रेत की पहाड़ियां दीवारों की तरह खड़ी थीं। उनमें गलियां सी थीं और उन पर पहाड़ियों का साया था। लड़कियां डरने लगीं। डर उनके चेहरे से जाहिर हो रहा था। उनकी निगाह में यह जगह जुर्म और कत्ल वगैरह के लिए मौजूद थी, मगर मुहाफिज उनकी तरफ देख भी नहीं रहे थे। इनसे कहो कि हमारे साथ बातें करें, एक लड़की ने आलिम से कहा। इनकी खामोशी और ला ताल्लुकी मुझे डरा रही है। इन्हें कहो कि हमें मारना चाहते हैं तो फौरन मार दें, मैं मौत का इंतजार नहीं कर सकती। आलिम खामोश रहा। वो लड़कियों की कोई मदद नहीं कर सकता था। वो तीनों उन मुहाफिजों के रहमो करम पर थे। सूरज सर पर आ गया तो वह उन टीलों के अंदर ऐसी जगह रुक गए जहां रेत की सिलों वाले टीले थे और ऊपर जाकर आगे को झुके हुए थे। उनके साये में उन्होंने क्याम किया। खाने के दौरान आलिम ने मुहाफिजों से पूछा, तुम लोग हमारे साथ बातें क्यों नहीं करते? जो बातें हमारे फर्ज में शामिल नहीं वो हम नहीं किया करते। मुहाफिजों के कमांडर ने जवाब दिया और पूछा, अगर तुम लोग कोई खास बात करना चाहते हो तो हम सुनेंगे और जवाब भी देंगे। क्या तुम्हें मालूम है कि हम कौन हैं? आलिम ने पूछा। तुम तीनों जासूस हो, मुहाफिज ने जवाब दिया। ये लड़कियां बदकार हैं। ये उन आदमियों के इस्तेमाल के लिए हैं जिन्हें तुम लोग हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हो। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने तुम्हें मालूम नहीं क्यों बख्श दिया है। हमें हुक्म मिला है कि तुम्हें कला शोबक में छोड़ कर आएं। तुम अमानत हो, लेकिन तुमने ये बात मुझसे क्यों पूछी है? तुम्हारे साथ बातें करने को जी चाह रहा था, आलिम ने जवाब दिया। इतना लंबा सफर इस लाताल्लुकी और बेगानगी से बड़ा कठिन हो रहा है। हमारे साथ बातें करते चलो। हम सफर हैं, मुहाफिज ने कहा, लेकिन हमारी मंजिलें जुदा हैं। 2 रोज बाद हम जुदा हो जाएंगे। आलम जासूस ने जैसे मुहाफिज का जवाब सुना ही ना हो, उसकी आंखें किसी दूर की चीज को देख रही थी। वो सहरा से अच्छी तरह वाकिफ था, सहरा के खतरों से वाकिफ था। उसकी आंखें हैरत और गालिबन डर से फटी जा रही थी। मुहाफिज ने उस तरफ देखा जिस तरफ आलिम देख रहा था। मुहाफिज की भी आंखें खुल गईं। कोई 200 गज दूर एक बुलंद जगह 2 ऊंट खड़े थे। उन पर 2 आदमी सवार थे जिनके चेहरों और सरों पर पगड़ियां लिपटी हुई थी। ऊंटों की टांगें नजर नहीं आ रही थी। वो बुलंदी के पीछे थे। सवार खामोशी से खड़े मुहाफिजों और जासूसों के काफिले को देख रहे थे। उनका अंदाज और लिबास बता रहा था कि वह कौन है। जानते हो ये कौन है? मुहाफिजों के कमांडर ने आलिम से पूछा। सहराई डाकू, आलिम ने जवाब दिया। मालूम नहीं कितने होंगे, देखा जाएगा, मुहाफिज ने कहा। उसने उठते हुए अपने एक साथी से कहा, मेरे साथ आओ। वो दोनों घोड़ों पर सवार होकर डाकुओं की तरफ चले गए। उनके पास तलवारों के अलावा बर्चियां भी थीं। उन्हें अपनी तरफ आता देखकर शुतर सवार बुलंदी के पीछे गायब हो गए। 2 मुहाफिज जो पीछे रह गए थे करीब के टीले पर चढ़ गए। आलिम ने लड़कियों से कहा, मेरा ख्याल है तुम्हारा खदशा सही साबित हो रहा है। ये डाकू नहीं, ये सलाहुद्दीन अयूबी के भेजे हुए आदमी मालूम होते हैं, वरना ये मुहाफिज इतनी दलेरी से उनकी तरफ ना चले जाते। अयूबी तुम दोनों को बहुत ज्यादा जलील कराना चाहता है। मेरे लिए तो मौत लिखी हुई है। तुम्हें बड़ी खौफनाक सजा दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि हम आज़ाद नहीं, एक लड़की ने कहा। हम अभी तक कैदी हैं। यही मालूम होता है, दूसरी लड़की ने कहा। दोनों मुहाफिज वापस आ गए थे। उनके साथी और जासूस उनके गिर्द जमा हो गए। मुहाफिज के कमांडर, जिसका नाम हदीद था, उन्हें बताने लगा कि वो सहराई कज़ाक हैं। हम उनसे मिल आए हैं। उन्होंने मुझे कहा है कि तुम फौज के आदमी और मुसलमान मालूम होते हो, लेकिन ये लड़कियां मुसलमान नहीं। ये दोनों लड़कियां हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। मैंने उन्हें कहा है कि ये लड़कियां किसी भी मजहब की हों, हमारे पास अमानत हैं, हम जीते जी तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। वो मुझे समझाने की कोशिश करते रहे कि हम अपनी जानें ज़ाया ना करें, लेकिन मैं उन्हें क्या आया हूँ कि पहले हमारी जानें ज़ाया करो, फिर लड़कियों को ले जाना। उसने आलिम और लड़कियों से पूछा, तुम कोई हथियार इस्तेमाल कर सकते हो? इन लड़कियों को हर एक हथियार चलाने की तरबियत दी गई है, आलिम ने कहा।
तुम्हारे पास बर्छियां हैं, तलवारें भी हैं और तीर कमान भी। इनमें से एक एक हथियार हमें दे दो। अभी नहीं, हदीद ने सोचकर कहा, मैं कबल अज वक़्त तुम्हें हथियार नहीं दे सकता। अगर डाकुओं से टक्कर हो गई तो उस वक़्त दे दूंगा। हमें इस इलाके से फौरन निकल जाना चाहिए। इनसे घोड़ों और ऊंटों पर लड़ाई हो गई तो ये इलाका मौजू नहीं। घोड़े घुमा फिरा कर लड़ने के लिए ये जगह खराब है। वो फौरन वहां से चल पड़े। मुहाफिजों ने कमाने हाथ में ले ली और तरकिश खोल लिए। हदीद आगे था। उसे उसके साथी ने कहा, इन जासूसों को हथियार देना ठीक नहीं। आहर हमारे दुश्मन हैं। हो सकता है कि डाकुओं के साथ मिलकर हमें मार डालें। आलिम लड़कियों से कह रहा था कि इन लोगों की नीयत ठीक नहीं। उन्होंने हमें हथियार देने से इनकार कर दिया है। डाकू उनके अपने आदमी हैं। ये तुम दोनों को उनके हवाले कर देंगे और मुझे मरवा देंगे। दोनों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं था और दोनों पर डाकुओं का डर सवार हो गया था। हदीद ने अपने मुहाफिजों से कह दिया था कि कोई निकाब पोश नजर आए तो मुझे बताए बगैर उस पर तीर चला दो। उनके साथ जरूर टक्कर होगी। देखना यह है कि कब होगी और कहाँ होगी। वो तेज रफ्तारी से चलते गए। घोड़ों और ऊंटों को आराम, चारा और पानी मिलता रहा था, इसलिए थकन का उन पर कोई असर नहीं था। टीलों का इलाका बहुत दूर चला गया था। कई जगहों पर काफिला ऊंचे टीलों के दरमियान आ जाता था। हदीद को डर यह था कि डाकू ऊपर से तीर न बरसा दें। उसने घोड़ों को एड़ लगाने को कहा और जासूसों से कहा कि वो भी ऊंटों को घोड़ों की रफ्तार पर कर लें और ऊपर को देखते रहें। वह उस इलाके से निकल गए। कोई डाकू नजर नहीं आया। सूरज नीचे जाने लगा। एक बार फिर दो ऊंट उसी सिमत पर जाते नजर आए जिधर ये काफिला जा रहा था। रास्ते में एक जगह पानी मिल गया। उन्होंने जानवरों को पानी पिलाया, खुद भी पिया और चल पड़े। सूरज नीचे जाता रहा और उफक के पीछे चला गया। शाम तारीख हुई तो हदीद ने काफिले को रोक लिया। कहने लगा, यह जगह लड़ाई के लिए अच्छी है क्योंकि इर्द गिर्द कोई रुकावट नहीं। उसने घोड़ों की जीनें खोली नहीं ताकि जरूरत के वक्त घोड़े तैयार मिले। ऊंटों को बिठा दिया गया। खाना खाकर हदीद ने लड़कियों को अपने दरमियान लिटाया और उन्हें कहा कि वो होशियार रहें। मुहाफिजों से कहा कि वो कमाने तैयार रखें, सोए नहीं, लेटे रहें। उसे यकीन था कि रात को हमला जरूर होगा। रात आधी गुजर गई थी। सहरा पुरसकून और खामोश रहा। फिर अचानक उनके गिर्द स्याह भूतों जैसे बड़े बड़े साए दौड़ने लगे। ऊँटों के कदमों की धमक सुनाई दे रही थी और जमीन दहल रही थी। ऊँटों की तादाद 10 से ज्यादा मालूम होती थी। उन पर एक एक सवार था। वह मुहाफिजों वगैरह को दहशत ज़दा करने के लिए उनके इर्द गिर्द ऊँटों को दौड़ा रहे थे। 3-4 चक्कर पूरे करके एक ने ललकारा कि लड़कियां हमारे हवाले कर दो, हम तुमसे कुछ और लिए बगैर चले जाएंगे। उसके जवाब में हदीद ने लेटे लेटे पहला तीर चलाया। जिसे तीर लगा उसकी बड़ी जोर की आवाज सुनाई दी। दूसरे मुहाफिजों ने भी लेटे लेटे एक एक तीर चलाया। दो ऊंट बिलबिला कर बोले और बेकाबू हो गए। हदीद ने लड़कियों से कहा कि भागना नहीं, हमारे साथ रहना। शुतर सवारों में से किसी ने कहा कि टूट पड़ो, किसी को जिंदा ना छोड़ो, लड़कियों को उठा लो। सहरा की रात इतनी शफाफ होती है कि चांदनी ना हो तो भी कुछ दूर तक नजर आ जाता है। शुतर सवार ऊंटों से कूद आए। फिर तलवारें और बर्छियां टकराने का और दोनों फरीकों की ललकार का शोर रात का जिगर चाक करने लगा। किसी को एक दूसरे का होश ना रहा। हदीद और मुहाफिजों ने लड़कियों को इस तरह अपने दरमियान कर लिया था कि मुहाफिजों की पीठें लड़कियों की तरफ थी। लड़कियों ने कई बार कहा कि हमें भी कुछ दो। हदीद ने कहा, मेरी तलवार ले लो। वो खुद बर्छी से लड़ रहा था। एक लड़की ने उसकी न्याम से तलवार निकाल ली और दोनों मुहाफिजों के दरमियान से निकल गई। हदीद ने उसे कहा, हमसे जुदा ना होना लड़की। डाकुओं का ज्यादा हल्ला लड़कियों पर था। आलम की कोई आवाज सुनाई ना दी। ये मार्का बहुत देर लड़ा जाता रहा। आदमी बिखरते चले गए। मुहाफिज एक दूसरे को पुकारते रहे। फिर उनकी पुकार खत्म हो गई। मार्के का शोर भी कम होता गया। हदीद ने अपने साथियों को पुकारा लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। उसे एक लड़की की आवाज सुनाई दी। वह उसे पुकार रही थी। उसके साथ ही एक घोड़े के सर पर दौड़ने की आवाज सुनाई दी। हदीद समझ गया कि कोई डाकू एक लड़की को ऊंट की बजाय किसी मुहाफिज के घोड़े पर डालकर ले गया है। वो दौड़कर एक घोड़े तक पहुंचा। जीन कसी हुई थी। वो घोड़े पर सवार हुआ और भागने वाले घोड़े के पांव की आवाज पर तअक्कुब में निकल गया। दूसरी लड़की के मुतल्लिक उसे मालूम नहीं था कि कहाँ है। उसने घोड़े को एड़ लगाई। सहरा में कोई रुकावट या कोई नदी नाला नहीं था। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। अगला घोड़ा भी अच्छी नस्ल का था। फर्क ये था कि उस घोड़े पर दो सवार थे। कोई 1 मील बाद हदीद को अगले घोड़े का साया नजर आने लगा। उसने ताकुब जारी रखा। फासला कम हो रहा था। हदीद ने महसूस किया कि उसके पीछे भी एक घोड़ा आ रहा है जिसका सवार मुहाफिज भी हो सकता था और डाकू भी। उसने घूम कर देखा तो पिछला घोड़ा करीब आ गया था। हदीद ने पुकारा, कौन हो? उसे कोई जवाब ना मिला। उसने ताकुब जारी रखा और घोड़े को और ज्यादा तेज करने की कोशिश करने लगा।
اگلا گھوڑا سیدھا جا رہا تھا، اس کی باگ شاید لڑکی کے ہاتھ میں آ گئی تھی، کیونکہ حدید دیکھ رہا تھا کہ وہ گھوڑا دائیں بائیں ہو رہا تھا اور اس کی رفتار بھی گھٹتی جا رہی تھی۔ حدید اس تک پہنچ گیا، اس کے پاس برچی تھی۔ اس نے اگلے سوار کو پہلو پر جا کر برچی کا وار کیا، لیکن وہ گھوڑا ایک طرف ہو گیا۔ سوار تو بچ گیا، لیکن برچی گھوڑے کو لگی۔ حدید نے گھوڑا روکا اور گھمایا۔ دوسرا سوار بھی گھوڑے کو گھمانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن لڑکی جو اس کے آگے بیٹھی ہوئی تھی باگیں ادھر ادھر کر کے گھوڑے کا رخ صحیح نہیں ہونے دیتی تھی۔ حدید نے لڑکی کو پکارا تو لڑکی اور زیادہ دلیر ہو گئی۔ سوار لڑکی کو ساتھ لیے گھوڑے سے اتر آیا اور اس نے اپنے گھوڑے کو ڈھال بنا لیا۔ حدید اپنے گھوڑے کو گھما گھما کر لاتا، مگر جدھر سے بھی وار کرنے کو آتا ڈاکو لڑکی کو ساتھ لیے اپنے گھوڑے کی اوٹ میں ہو جاتا۔ آخر حدید گھوڑے سے اتر آیا، اتنے میں دوسرا سوار بھی آ گیا۔ وہ محافظ نہیں ڈاکو تھا، وہ بھی گھوڑے سے اتر آیا۔ حدید نے انہیں للکارا کہ لڑکی کو نہیں لے جا سکو گے۔ ایک ڈاکو نے لڑکی کو دبوچے رکھا اور دوسرا حدید سے لڑنے لگا۔ لڑکی کے پاس اب تلوار نہیں تھی۔ دوسرے ڈاکو نے لڑکی کو چھوڑ دیا اور وہ حدید پر ٹوٹ پڑا۔ حدید نے لڑکی کو پکار کر کہا، تم گھوڑے پر بیٹھو اور شوبک کی طرف نکل جاؤ، میں ان دونوں کو تمہارے پیچھے نہیں آنے دوں گا۔ مگر لڑکی وہیں کھڑی رہی۔ حدید نے دونوں کا خوب مقابلہ کیا۔ ڈاکو نے اسے بار بار کہا کہ ایک لڑکی کے لیے اپنی جان مت گنواؤ، اور حدید نے ہر بار یہی جواب دیا کہ پہلے میری جان لو پھر لڑکی کو لے جانا۔ اور اس نے کئی بار لڑکی سے کہا کہ تم یہاں کیوں کھڑی ہو، بھاگو یہاں سے۔ آخر لڑکی نے کہا، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ حدید زخمی ہونے لگا۔ اس نے ایک بار پھر لڑکی سے کہا، میں زخمی ہو گیا ہوں، میرے مرنے سے پہلے نکل جاؤ۔ ایک ڈاکو لڑکی کی طرف گھوما تو حدید کو موقع مل گیا۔ اس نے برچی اس کے پہلو میں اتار دی، لیکن اسی وقت دوسرے ڈاکو کی تلوار اس کے کندھے پر لگی۔ لڑکی نے ایک ڈاکو کو گرتے دیکھ لیا تھا۔ اس نے دوڑ کر اس کی تلوار لے لی اور پیچھے سے آ کر دوسرے ڈاکو کی پیٹھ میں برچی کی طرح اتار دی۔ وہ سنبھلنے لگا تو آگے سے حدید کی برچی اس کے سینے میں اتر گئی۔ وہ ڈاکو بھی ختم ہو گیا، مگر اس کے ساتھ ہی حدید بھی کھڑا رہنے کے قابل نہ رہا۔ لڑکی نے اسے سہارا دیا تو اس نے کہا، تم ٹھیک ہو نا؟ مجھے چھوڑ دو، گھوڑے پر بیٹھو اور فوراً شوبک کو روانہ ہو جاؤ، اللہ تمہیں خیریت سے پہنچا دے گا۔ شوبک دور نہیں، اپنے ساتھیوں کی طرف نہ جانا، وہاں شاید کوئی بھی زندہ نہ ہوگا۔ زہم کہاں ہیں؟ لڑکی نے اس سے پوچھا۔ مجھے مرنے دو لڑکی، حدید نے کہا، تم نکل جاؤ، خدا کے لیے میرا فرض تم خود ہی پورا کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور قزاق ادھر آ نکلے۔ لڑکی کی غلط فہمی اور شکوک رفع ہو چکے تھے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس شخص نے اس کی خاطر جان خطرے میں ڈالی ہے۔ اس نے اسے اکیلا چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ دوڑ کر گئی، گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھی ہوئی پانی کی چھاگل کھول کر لائی اور حدید کے منہ سے لگا دی۔ اسے پانی پلا کر چھاگل گھوڑے کے ساتھ باندھ دی اور اس سے پوچھنے لگی کہ اس کے زخم کہاں ہیں۔ حدید نے اسے زخم بتائے تو اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور کچھ ٹکڑے حدید کے لباس سے پھاڑے۔ انہیں پانی میں بھگو کر اس نے حدید کے زخموں پر باندھ دیا۔ اسے اس کام کی ٹریننگ دی گئی تھی۔ اس نے حدید کو سہارا دے کر اٹھایا اور گھوڑے تک لے گئی۔ بڑی مشکل سے اسے گھوڑے پر بٹھایا اور خود دوسرے گھوڑے پر بیٹھنے لگی۔ تو حدید نے کہا، میں اکیلا گھوڑے پر نہیں بیٹھ سکوں گا۔ وہاں 3 گھوڑے تھے۔ لڑکی نے یہ دانش مندی کی کہ گھوڑے ضائع کرنے مناسب نہ سمجھے۔ 2 گھوڑوں کی باگیں ایک گھوڑے کی زین کے پیچھے باندھ دی اور خود حدید کے پیچھے سوار ہو گئی۔ اس نے حدید کی پیٹھ اپنے سینے سے لگا لی اور اس کا سارا اپنے کندھے پر ڈال دیا۔ شوبک کی سمت بتا سکتے ہو؟ لڑکی نے پوچھا۔ حدید نے آسمان کی طرف دیکھا، ستارے دیکھے اور ایک طرف اشارہ کر کے کہا، اس رخ پر چلو۔ پھر اس نے لڑکی سے کہا، میں شاید زندہ نہیں رہ سکوں گا، خون نکل رہا ہے، جہاں کہیں میری جان نکل جائے مجھے وہیں دفن کر دینا، اور اگر تمہیں میری نیت پر کوئی شبہ تھا تو وہ دل سے نکال کر مجھے بخش دینا۔ میں نے امانت میں خیانت نہیں کی، خدا تمہیں زندہ و سلامت اپنے ٹھکانے پر پہنچا دے۔ گھوڑا چلا جا رہا تھا اور رات گزرتی جا رہی تھی۔ صبح طلوع ہوئی تو حدید بے ہوشی کی حالت میں تھا اور اپنے آپ کو ہوش میں رکھنے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا۔ اس کا خون رک گیا تھا، لیکن زیادہ تر خون بہہ جانے سے اس کا جسم بے جان ہو گیا تھا۔ لڑکی نے اسے چھوٹے سے نخلستان میں اتارا اور اسے پانی پلایا۔ گھوڑوں کے ساتھ کچھ کھانے کی چیزیں بدی ہوئی تھی، وہ حدید کو کھلائیں۔ اس سے اس کا دماغ صاف ہونے لگا۔ اسے پہلا خیال یہ آیا کہ وہ اس لڑکی کا محافظ تھا، اب اس کا قیدی ہے۔ لڑکی نے اسے لٹا دیا۔ وہ رات بھر گھوڑے پر سوار رہے تھے۔ کچھ دیر کے آرام سے حدید کا جسم ٹھکانے آ گیا۔ اس نے لڑکی سے کہا، شوبک دور نہیں، شاید 1 دن کی مسافت ہے، تم ایک گھوڑا لو اور اسے بھگاتی لے جاؤ، جلدی پہنچ جاؤ گی، میں واپس چلا جاؤں گا۔ تم زندہ واپس نہیں پہنچ سکو گے، لڑکی نے کہا، اگر یہیں سے واپس جانا ہے تو مجھے ساتھ لے چلو، تم نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا تھا، اب میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔
मैं मर्द हूँ, हदीद ने कहा। मेरा दिल नहीं मान रहा कि एक लड़की मेरी हिफाजत करे। इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं। मैं उन मामूली लड़कियों में से नहीं हूं जो घरों में पड़ी रहती हैं, लड़की ने कहा, और जो मर्द की हिफाजत के बगैर एक कदम भी नहीं चल सकती। मुझे एक फौजी मर्द समझो। फर्क सिर्फ ये है कि मेरा हथियार मेरी खूबसूरती, मेरी जवानी और मेरी चरब जुबानी है। मैं तुम्हारी तरह सख्तियां बर्दाश्त कर सकती हूँ। मैं शोबक तक पैदल पहुंच सकती हूँ। मैं तुम्हारे जज्बे की कदर करता हूँ, हदीद ने कहा। डाकू हम दोनों को कितना करीब ले आए हैं, मगर हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। तुम मेरे मुल्क की बुनियादें हिलाने की कोशिश कर रही हो, और एक दिन मैं तुम्हारे मुल्क पर हमला करने आऊंगा। लेकिन इस वक्त मेरी दोस्ती कबूल कर लो, लड़की ने कहा। दुश्मनी की बातें उस वक्त सोचेंगे जब तुम तंदुरुस्त होकर अपने मुल्क चले जाओगे। उसने हदीद की गर्दन के नीचे बाजू करके उसे उठाया। हदीद अब उठ सकता था। वह उठा और आहिस्ता आहिस्ता चलता घोड़े तक पहुंच गया। लड़की ने उसका पांव उठाकर रिकाब में रखा और उसे सहारा देकर घोड़े पर सवार कर दिया। लड़की भी उसी घोड़े पर सवार होने लगी, तो हदीद ने हाथ आगे करके उसे रोक दिया और कहा, तुम अब दूसरे घोड़े पर बैठो। अब मैं अकेला सवारी कर सकूंगा। इसके बावजूद मैं इसी घोड़े पर बैठूंगी, लड़की ने कहा। तुम्हें अपने साथ लगाए रखूंगी। हदीद की जिद के बावजूद लड़की उसके पीछे सवार हो गई, और जब एक बाजू उसके सीने पर रखकर उसे अपने साथ लगाने लगी, तो हदीद ने मज़ाहमत करते हुए कहा, मुझे ज़रा अपने सहारे बैठने दो। लेकिन लड़की ने उसे ज़बरदस्ती अपने साथ लगाकर उसका सर अपने कंधे पर डाल दिया। उसने हदीद से कहा, मैं जानती हूँ तुम मुझे बदकार लड़की समझकर मुझसे दूर रहने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, हदीद ने कहा, मैं तुम्हें सिर्फ लड़की समझकर दूर रहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम्हें अपने करीब करने की ख्वाहिश होती तो 2 रातें तुम बेबसी की हालत में मेरी कैद में रही हो। मैं तुम्हें अपनी लोंडी बना सकता था, लेकिन मैंने अपने ऊपर शैतान का गलबा नहीं होने दिया था। अब तो मुझे ऐसे महसूस होता है जैसे मैं अमानत में खयानत कर रहा हूँ। मेरे अंदर गुनाह का एहसास पैदा हो रहा है। तुम पत्थर तो नहीं हो, लड़की ने उससे पूछा। मुझे तो जिस मर्द ने भी देखा है, भूखी नजरों से देखा है। मैंने सिर्फ इतनी सी कीमत देकर तुम्हारी कौम के 2 मोमनों के ईमान खरीद लिए थे। इतनी कीमत? हदीद ने पूछा। सिर्फ इतनी सी कि उन्हें पास बिठाया और सारा अपने कंधे पर रख लिया था, लड़की ने कहा। फिर उनके पास ईमान था ही नहीं, हदीद ने कहा। जो कुछ भी था, लड़की ने कहा, वो मैंने उनसे ले लिया था। उसकी जगह उनके दिलों में अपनी कौम के खिलाफ गद्दारी डाल दी थी। वो कौन है? हदीद ने पूछा। अभी नहीं बताऊंगी, लड़की ने जवाब दिया। जिस तरह तुम अपने फर्ज के पक्के हो, इसी तरह मुझे भी अपना फर्ज अजीज है। हदीद खामोश हो गया। वो लड़की के जिस्म की हरारत और हल्की हल्की बू महसूस कर रहा था। लड़की के खुले हुए रेशमी बाल हवा से लहराकर उसके गालों पर पड़ रहे थे और गालों को सहला रहे थे। उसे ऊँग आ गई। घोड़ा चलता रहा। बहुत दूर जाकर हदीद की आंख खुली तो सूरज सर पर आ चुका था। उसने कहा, घोड़े को एड़ लगाओ। मुझे उम्मीद है कि हम सूरज गुरूब होने के बाद शोबेक पहुंच जाएंगे। लड़की ने घोड़े को एड़ लगाई और सहरा तेजी से पीछे हटने लगा।